हम अभ्यास देखेंगे। पहला प्रश्न है, सोचकर बताइए, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है? तो इसका जवाब होगा कि ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने की शक्ति दी है। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए भी विवेक बुद्धि दी है। वाणी का वरदान केवल मनुष्य के पास है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। दूसरा प्रश्न है, धूम्रपान वर्जित है, कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है? तो धूम्रपान वर्जित है ऐसा बसों में, रेलगाड़ियों में और सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। अस्पताल, सिनेमाघर या दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर भी ऐसी पट्टियाँ आपको देखने को मिलेगी। इसकी वजह यह है कि धूम्रपान से वायु प्रदूषित होती है। प्रदूषित वायु में सांस लेने से छाती और फेफड़े में कई बीमारियां होती है। इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की मनाही की जाती है। फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? फूल सबको अच्छे लगते हैं क्योंकि फूल रंग बिरंगी होते हैं। उनमें से बहुत ही प्यारी सुगंध आती है। फूल प्राकृतिक गहनों के काम भी आते हैं। फूलों के तोरण बनते हैं और फूलों की मालाएं भी बनती हैं, जिसे तोरण हम घर के दरवाजे पर लगाते हैं और फूलों की माला भगवान की मूर्ति को भी पहनाते हैं। फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने के लिए होता है। अपने इन गुणों की वजह से फूल सबको प्यारे लगते हैं। चौथा है, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? तो लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा की टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए भी लोगों को कतार में खड़ा रहना पड़ता है। लाइट या टेलीफोन का बिल भरने के लिए और बस में चढ़ने के लिए यात्री की कतार में, शहरों में, मॉल में की गई खरीदी का बिल चुकाने के लिए कतार में खड़ा रहना पड़ता है। बैंक में पैसे जमा करने या निकालने के लिए भी कतार में खड़ा रहना पड़ता है। इस प्रकार लोगों को आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर कतार में खड़ा रहना पड़ता है। विराम चिन्ह 2। प्रश्न है, विराम चिन्ह और उनके नाम की जोड़ बनाइए। तो सबसे पहले हम विराम चिन्हों को समझेंगे। तो विराम चिन्ह पढ़ते समय कहाँ रुकना है, कितना रुकना है तथा वाक्य का कैसा भाव दिखाना है, उसके लिए जिन विभिन्न चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। यहाँ पर कुछ मुख्य विराम चिन्ह है। पहला है पूर्ण विराम। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। जहाँ पे वाक्य पूरा हो जाता है वहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये पूर्ण विराम की निशानी है। उदाहरण है, साहिल मेरा भाई है। यहाँ वाक्य पूरा हो गया है, इसलिए यहाँ पे ये पूर्ण विराम की निशानी है। दूसरा है अल्प विराम। ये अल्प विराम की निशानी है।
वाक्य पढ़ते समय जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना हो वहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण दिया गया है, विज्ञान, यहाँ पे अल्पविराम है, गणित, भूगोल मेरे प्रिय विषय है। यहाँ विज्ञान और गणित के बाद थोड़ी देर रुकना है, इसलिए यहाँ पे अल्पविराम का प्रयोग किया गया है। अब है प्रश्नसूचक चिन्ह। ये रहा प्रश्नसूचक चिन्ह। तो इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न वाक्य के अंत में किया जाता है। उदाहरण दिया गया है, तुम कहाँ जाओगे? चौथा उद्गार चिन्ह है, यह उसकी निशानी है। इस चिन्ह का प्रयोग हर्ष, प्रशंसा, दुख, आश्चर्य जैसे भाव, द्रुणा आदि भावों को सूचित करने वाले शब्द अथवा वाक्य के अंत में किया जाता है। यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, वाह क्या स्वाद है, यह प्रशंसा का भाव है। अरे आप यही हैं, यह आश्चर्य का भाव है। यहाँ पे उद्गार चिन्ह लगाए गए हैं। छी, यह कितनी गंदी जगह है, तो यहाँ पर द्रुणा का भाव है। ये अलग अलग भाव दिखाने के लिए आपको उद्गार चिन्ह लगाना है। अब है अवतरण चिन्ह, ये उसकी निशानी है। जब किसी के कहे गए शब्दों को ज्यों के त्यों लिखना हो तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब किसी के कहे गए शब्दों को ज्यों के त्यों लिखना हो तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण दिया गया है यहाँ पे, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, यहाँ पे अवतरण चिन्ह है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ पे वाक्य पूरा होने पर अवतरण चिन्ह भी पूरा होगा। छठा विराम चिन्ह है योजक चिन्ह, जिसकी निशानी यह है। इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों को जोड़ने के लिए होता है, जोड़ बनाने के लिए होता है। उदाहरण दिया गया है, सुख दुख, सुख और दुख के बीच में ये छोटी सी लाइन लगाई गई है। माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश आदि। तो ये हमारे विराम चिन्ह थे। इनके आधार पर हम अगला पाठ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है, पहला है प्रश्नार्थ चिन्ह। तो प्रश्नार्थ चिन्ह की निशानी है ये रही। यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर 4। यह है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम ये रहा। यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर 5। यह है उद्गार चिन्ह, ये रहा। तो यहाँ पर जवाब आएगा 1। यह है अल्प विराम, नंबर 6 पर है, ये रहा 6 नंबर। यह है अवतरण चिन्ह, तो अवतरण चिन्ह यहाँ पे है, तो यहाँ पे जवाब आएगा 2। यह है संयोजक, योजक चिन्ह, तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पर 4। ये हमारे जोड़े बन गए। अब हम आगे बढ़ेंगे। वाक्यों को पढ़कर
उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। फूल तोड़ना मना है, तो ये वाक्य पूरा है, तो इसके आगे क्या आएगा? पूर्ण विराम आएगा। दूसरा है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पे प्रशंसा का भाव सूचित करता है, तो वाह के बाद अल्प विराम उद्गार चिन्ह आएगा और वाक्य पूरा होने पर भी उद्गार चिन्ह आएगा। तीसरा है, बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है, तो यह अवतरण चिन्ह है। तो यहाँ पे आएगा धूम्रपान वर्जित है और पूर्ण विराम आएगा। धारा रात दिन पड़ती रहती है, यहाँ पर योजक विराम चिन्ह आएगा रात और दिन के बीच में। रात और दिन के बीच में आएगा और यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। आगे है, पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं, तो यहाँ प्रश्न सूचक विराम चिन्ह आएगा, तो यहाँ पे आएगा प्रश्नार्थ। पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं? तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास सर्कल करना है, राउंड करना है। तो मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, तो यहाँ पर मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। शिल्पा ने 4 पौधे लगाए, तो शिल्पा तो नामवाचक है और पौधे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तीसरा है, शहर के लोग सुबह शाम टहलने निकलते हैं, तो यहाँ पर शहर जातिवाचक संज्ञा है। फूल सबको अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर फूल जातिवाचक संज्ञा है। कथनी और करनी में समानता रखने में मुश्किलें आती हैं या नहीं, चर्चा कीजिए। तो आपको अपने अनुभवों के आधार पर इस बारे में अपने दोस्तों के साथ मिलकर चर्चा करनी होगी कि आपके आसपास लोग अपने कथनी और करनी में क्या क्या फ़र्क रखते हैं। ठीक है, अब आएंगे 5वें प्रश्न पर। परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम पहले परिच्छेद पढ़ेंगे। आप शुद्ध हृदय से इस बात पर विचार करिए कि माता, मातृभूमि और मातृभाषा का आप पर भी ऋण है। एक जननी आपको जन्म देती है, एक की गोद में खेल कूद कर और खा पी कर आप पुष्ट होते हैं, और एक आपको अपने भावों को प्रकट करने की शक्ति देकर आपके सांसारिक जीवन को सुखमय बनाती है। जिसका आप पर इतना उपकार है, उसके लिए कुछ करना क्या आपका परम कर्तव्य नहीं है? प्यारे भाइयों, उठो, आलस्य छोड़ो, काम करो और अपनी मातृभाषा की सेवा में तत्पर हो जाओ। इस व्रत का पालन करना तलवार की धार पर चलने के समान है। अत्यंत खेद का विषय है कि आज अधिकांश भारतवासी अपनी मातृभाषा की उपेक्षा करते हैं। वे अंग्रेजी बोलकर अपने अहंकार तथा दूषित मनोवृत्ति का परिचय देते हैं। जो अपनी मातृभाषा का तिरस्कार करते हैं, उसे कभी देशभक्त नहीं कहा जा सकता।
इस परिच्छेद के आधार पर हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर 1, हम किस किस के ऋणी हैं? तो हम माता, मातृभूमि और मातृभाषा के ऋणी है। माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए? क्योंकि माता ने हमें जन्म दिया है। किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है? तो मातृभाषा पर गर्व करना और उसकी सेवा में तत्पर रहना हमारा कर्तव्य है, लेकिन यह कर्तव्य का पालन करना अत्यंत कठिन है, मुश्किल है। चौथा है, किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता? तो जो मातृभूमि का तिरस्कार कर अंग्रेजी बोलने में गर्व अनुभव करता है, उसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता। पांचवा है, गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो हम सच्चा देशभक्त अथवा माता, मातृभूमि और मातृभाषा जैसे शीर्षक दे सकते हैं। अंदाज अपना अपना। कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने विचार व्यक्त करिए। तो मैं मानती हूँ कि हमें अपनी कथनी और करनी में एकता रखनी चाहिए। कथनी और करनी उसी की एक हो सकती है जो सत्यवादी हो, निर्भय हो और साहसी हो। चरित्रहीन डरपोक लोग अपनी कथनी और करनी में एकता नहीं रख सकते। दूसरा प्रश्न है, कथनी और करनी में अंतर विषय पर आपके दोस्त ने जो विचार लिखे हैं उन्हें पढ़िए। तो यह आपको अपने दोस्तों के साथ चर्चा करनी है और आपने अपने दोस्त के साथ जो चर्चा की है उसके विचार आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। तीसरा है, करके देखिए। कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखना है। तो यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। सर्कल के आधार पर आपको लिखना है। तो फूल तोड़ना मना है। वैसे ही आप दूसरा वाक्य बना सकते हैं कि मैं हर रोज खेलने जाता हूँ। ये एक वाक्य बन गया। दूसरा वाक्य है, सबको कथनी करनी में समानता रखनी चाहिए। तो यहाँ पे सबको कथनी करनी में समानता रखनी कहाँ पे है? यहाँ पे है, रखनी चाहिए। यह भी एक वाक्य और बन गया। आगे हैं, वे कहीं से अच्छे पौधे लाए। तो यहाँ पे वे कहीं से कहाँ पे है? कहीं से अच्छे पौधे लाए। ये एक वाक्य और बन गया।
अब बढ़ेंगे आगे। पढ़िए और समझिए। पढ़िए और समझिए। रामजी भाई ने भैंस खरीदकर दूध घी बेचा और उसके गोबर की खाद से खेतों की उपज भी बढ़ाई। यह तो आम के आम गुठलियों के दाम वाली बात हुई। यहाँ रामजी भाई भैंस के दूध को बेचकर पैसे कमाते हैं। भैंस के गोबर की खाद बनाकर उसका भी उपयोग कर लेते हैं। इस प्रकार दूध और खाद दोनों का उपयोग करके मुनाफा कमा लेते हैं। जैसे कि आम खाकर उसकी गुठलियों का भी उपयोग किया जाए। आम भी खाए और उसकी गुठलियों का भी उपयोग किया। दोनों प्रकार से लाभ होने पर यह लोकोक्ति कही गई है। लोगों के अनुभव पर आधारित और बाद में समाज में रूढ़ हो गई हो ऐसी बात या युक्ति को कहावत कहते हैं। पढ़कर समझिए। आम के आम गुठलियों के दाम, उसका अर्थ है दोहरा लाभ होना। जैसी करनी वैसी भरनी, उसका अर्थ है कर्मों के अनुसार फल मिलना। सांच को आँच नहीं, उसका अर्थ है सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। काला अक्षर भैंस बराबर, उसका अर्थ है बिल्कुल अनपढ़ होना। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन होती है। हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। महात्मा बुद्ध ने शक्ति, दया और प्रेम का संदेश दिया है। क्षमा वीरों का आभूषण है। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द अहिंसा, चढ़ाई, विनम्रता, शांति, दया, प्रेम, क्षमा, गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध करते हैं। तो यहाँ यह भाववाचक संज्ञा है। जो शब्द गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध करते हैं उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा के चौकार पर सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पे सच्चाई, यह भाववाचक संज्ञा है। ऊंचाई, यह भी भाववाचक संज्ञा है। बचपन, लंबाई, अमीरी और बुढ़ापा, यह सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। यहाँ पे हमें सही का निशान करना है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है। बच्चों की टोली होली खेलने निकली है। सभा में कई लोग इकट्ठे हुए हैं। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द भीड़, टोली और सभा समूह का उद्देश्य करती है, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। योग्यता विस्तार, यह भी हमें करना है। विभिन्न स्थानों पर लिखी हुई सूचनाओं को पढ़िए और कक्षा में उसकी चर्चा
कीजिए। तो हम अभी कक्षा में तो नहीं मिल सकते, लेकिन आप कहीं बाहर जाए तो विभिन्न स्थानों पर जो सूचनाएं लिखी हो उससे आप पढ़कर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। गिजुबाई बधेका और पंचतंत्र की कोई 3 कहानियां पढ़कर उनका सारांश भित्ति पत्र बुलेटिन बोर्ड पर रखिए। यह हम स्कूल खुलने के बाद करेंगे और यहाँ पे हमारा पाठ पूरा होता है।